हेलो स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रश्न पत्र प्रथम को प्रारंभ करेंगे। प्रश्न पत्र को प्रारंभ करने से पूर्व आपको ये जानना आवश्यक है कि आपके कितने पेपर होते हैं, किस पेपर का स्वरूप क्या होता है, एग्जाम में कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और कौन सा पेपर रिटन होता है, और किसी पेपर के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इन्हीं बातों को जान लेते हैं और उसके उपरांत हम लोग अपने टॉपिक को भी आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो बीए प्रथम वर्ष होता है उसमें इतिहास विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सल्तनत कालीन इतिहास से संबंधित है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है 1206 से 1526। ये इसका मेन टाइम पीरियड है, लेकिन इसकी शुरुआत अरबों के और तुर्कों के आक्रमण से होती है। तो पेपर हमारा जो बैकग्राउंड तैयार होगा इस प्रश्न पत्र का वो होगा अरबों के आक्रमण से और तुर्कों के आक्रमण से। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। फिर ये पूरा 1526 तक हम लोगों को इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ना है। और दूसरी बात, ये जो प्रश्न पत्र होता है ये आपका बहुविकल्पी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? बहुविकल्पी। इसलिए इस पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, आगे आप कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम देंगे, उनमें भी इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और वो क्वेश्चंस सारे जो है भारतीय इतिहास से ही ज्यादा संबंधित होते हैं। और इसमें आपको चूंकि ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न मिलने हैं, इसलिए इसको आपको ज़्यादा डीप तैयारी करनी पड़ेगी और ज़्यादा पॉइंट्स किसी भी टॉपिक पर गेन करने होंगे। इसलिए इस पेपर पर आपका फोकस जो है ज़्यादा रहेगा। दूसरा जो हमारा पेपर है वो है यूरोप का इतिहास। यूरोप के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों को पुनर्जागरण काल से वियना कांग्रेस यानी कि 1815, ठीक है, और इसकी शुरुआत लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी में होती है। चौदहवीं 15वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1300 से 1400, ठीक है, 1300 से 1400 के बीच यूरोप में पुनर्जागरण का एक पूरा काल होता है, जो कि पुनर्जागरण काल कहलाता है।
और यहीं से शुरू करके हम लोगों को वियना कांग्रेस तक का सफ़र जो है इस पेपर के अंतर्गत तय करना है। अब दूसरी बात, ये जो आपका पेपर होता है ये लिखित प्रकार का होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होता है। तो इसलिए जहाँ प्रथम प्रश्न पत्र में आपको फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो ये था पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इतिहास के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से साइंस के स्टूडेंट होंगे जिनको इतिहास के बारे में अभी उतना पता नहीं होगा। पढ़ा तो सबने होगा, खैर इतिहास को सब जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ईस्वी सन और ईस्वी पूर्व सन, इस तरह से आप लोगों को लिखा हुआ मिलता होगा। कोई भी जब इतिहास में तिथि आपके सामने आती होगी तो इस तरह के वर्ड जो है उसके सामने लिखे होंगे, जैसे कि 1206 ईस्वी, 350 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो ये ईस्वी और ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को मेरी समझ से पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। इसलिए आज पहली क्लास में ही हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात करते हैं, इसको इंग्लिश में एडी और इसको बीसी भी कहते हैं। ठीक है, और आज की अगर बात करें करंट में, तो इसको सीई और बीसीई भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। वहीं सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, या इसको क्रिश्चियन इरा भी कहते हैं। वहीं बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे लिख दिया जाए, मैं लिखता हूं चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। वहीं अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश आपका चला 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। अब आप सोचिए कि तिथि तो 1206 से 1290, ये तो ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1321 से 298 है ना, ये घटते हुए क्रम में लिखा है। तो आप इसको समझ लीजिए इस प्रकार से, जैसे एक स्केल है समय का, और ये यहाँ पर 0 है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से। और वहीं अगर इसके हम पीछे आएंगे तो 1 2 3 4। तो अगर हमको ये टाइम पीरियड लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 से 3, क्योंकि समय तो आगे की तरफ चलेगा ना, तो इसलिए इसको लिखेंगे 403। इसीलिए ईस्वी पूर्व में इस तरह से हो जाता है। ठीक है, वहीं ईस्वी में अब हम लिखेंगे, जैसे इस बीच का हमको टाइम पीरियड लिखना है,
क्या लिखेंगे 1 ईस्वी से 2 ईस्वी। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ईस्वी और ईस्वी सन में क्या अंतर है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ईस्वी पूर्व को 321 घटते क्रम में कैसे हो जाता है, और जबकि ईस्वी जो है बढ़ते क्रम में ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, जो टॉपिक है मध्यकालीन स्रोत। इतिहास में आप एक बात याद रखिएगा कि इतिहास में जो इतिहास लिखा जाता है वो टोटली स्रोतों पर बेस होता है। ठीक है, जिस प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं उसी प्रकार के स्रोतों के द्वारा ही उस समय का इतिहास जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मध्यकालीन जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो हमारा जानने का सीधा सा मतलब ये है कि वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमको इस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है और उसका इतिहास जो है निर्मित किया जाता है। तो उन्हीं माध्यमों के बारे में हम लोगों को जानना है कि वो क्या माध्यम होते हैं। तो स्रोत जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो होता है लिखित स्रोत, या जिसको साहित्यिक स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, या साहित्यिक स्रोत। वहीं हम दूसरे की बात करें तो ये होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। अब इन दोनों में क्या है कि मध्यकालीन के रूप में हम इसको किस प्रकार से देखते हैं। अब जैसे लिखित या साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो उस समय जिन व्यक्तियों द्वारा इतिहास लिखा गया या कुछ भी लिखा गया वो हमारा आता है साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, या बाद में भी उस पर्टिकुलर घटना के बारे में या उस पर्टिकुलर कालखंड के बारे में लिखा गया तो वो भी हमारा जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। और सल्तनत काल की और मध्यकाल की अगर हम बात करें तो इस समय विभिन्न इतिहासकार हुए, जैसे कि बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की, अमीर खुसरो की, ठीक है, शमशेर सिराज अफीफ की और बदायूनी की, अबुल फजल की, ये मुगल काल में चले गए। तो इस प्रकार के इन लोगों के इन इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें लिखी गई, इतिहास की पुस्तकें लिखी गई, वो सब क्या कहलाती हैं, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की तो इसके अंतर्गत कई प्रकार की चीजें आती हैं। पहले अभिलेख, अभिलेख उनको कहते हैं कि किन्हीं पत्थरों पर किसी राजा के द्वारा कोई उल्लेख कराया गया था, तो वो जब हमको प्राप्त होता है तो उसकी जानकारी जिस चीज से प्राप्त होती है वो पत्थर पर लिखा हुआ उत्कीर्ण जो होता है उसको बोलते हैं अभिलेख। दूसरा होता है स्मारक। स्मारक होता है कि जैसे प्रमुख जो मंजिलें बनाई गई, बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया किसी राजा के समय, किसी सुल्तान के समय मध्यकाल में। जैसे हम सल्तनत आपके इस पेपर के हिसाब से बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, है ना, पहली मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया। ठीक है, और इसी तरह के विभिन्न प्रकार के जो मकबरे भी होते हैं, सुल्तानों के मकबरे बनाए जाते थे, वो मकबरे भी स्मारक के अंतर्गत हमसे उन स्मारक के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हमें उस कालखंड की या उस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उस समय के शिल्पकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, और उन स्मारकों पर भी कई सारे उल्लेख कभी कभी अक्सर
जो सुल्तान थे वो दे दिया करते थे, तो जिससे भी हमें जानकारी जो है प्राप्त होती है। वहीं नेक्स्ट है सिक्के। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत होते हैं पुरातात्विक स्रोतों में, वो सिक्के कहलाते हैं, क्योंकि सिक्के जो है शुद्धता को दर्शाते हैं, राजा के समय को बताते हैं, और उस कालखंड में किन किन धातुओं का प्रयोग होता था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, सिक्के किस प्रकार के ढाले जाते थे, इनसे भी इस पुरातात्विक स्रोत से जो उस कालखंड का इतिहास है उसको बेहतर जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सिक्के भी इसके पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण जो है अंग होते हैं। तो इस प्रकार से ये था मध्यकालीन स्रोत। इन्हीं स्रोतों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन मध्यकालीन स्रोतों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है साहित्यिक स्रोत, क्योंकि इस समय के इतिहास को जानने के बहुत सारे साहित्य जो है हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सल्तनत कालीन जो इतिहास लेखन था और प्रमुख इतिहासकार, तो हम लोग उनके बारे में जानेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो ये आज आपका एक तरह से इंट्रो क्लास थी, जिसमें आप लोगों ने आज अपना सिलेबस समझा, और उसी के साथ साथ जो आपका प्रथम यूनिट का पहला टॉपिक है मध्यकालीन स्रोत, उसको भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। तो चलिए आज की ये क्लास हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।